बच्चों, जय हिंद। आज फिर से हम एक नया मॉडल पेपर लेकर के आए हैं ईवीएस का। इस मॉडल पेपर में आप सबका फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट देख लिया, 6 मॉडल सेट देख लिया है। आज 7वां मॉडल सेट करने चल रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोग वो 6 मॉडल सेट आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग काफी ज्यादा उससे लाभान्वित हुए होंगे। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं 28 नवंबर को टारगेट करते हुए एक नया मॉडल सेट, फिर से सेट से नंबर 7 देखते हैं। सेट नंबर 7 में क्या है। 6 सेट हम लोगों ने देखा है और आप लोग जो है आज 7वां सेट देखने चल रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं, आप लोग अपना जो है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म में अगर भरे हो, कोई समस्या आ रही हो, उससे संबंधित लेकर के क्लास जो चल रही है उससे संबंधित लेकर कोई समस्या आप लोगों को आ रही है तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग एक बार कॉल करें और अपनी समस्या का समाधान रखें, क्योंकि ये समय पढ़ाई का चल रहा है। आप अच्छे से पढ़ाई करें। आपका एक टारगेट होना चाहिए 28 नवंबर, उस दिन आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके दोस्तों के साथ जरूर पढ़ें, बाकी बेल आइकन दबा लें जिससे आपको आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले पार्ट किस पार्ट का, ये पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सुंदरबन के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकली होती हैं क्या कहलाते हैं। बताइए। आप जब जाएंगे सुंदरबन डेल्टा की तरह, आपके बंगाल की खाड़ी देखा है आपने, ये मान लो आपका ये भारत का नक्शा होता है, ठीक कुछ इस प्रकार से। सॉरी, ठीक चल, अरे कुछ ज्यादा गड़बड़ कर दिया मैंने। ठीक, मान लीजिए ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक, चलो ठीक है, देखता हूं। ठीक, चलो यही मान लो ये भारत नक्शा। इस वाले क्षेत्र में ये जो आपका क्षेत्र दिख रहा है ये सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र है। तो यहां पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसकी जड़ें जो होता है, ये पानी है पूरा, तो क्या होता है वृक्ष अंदर होता है, ऐसे मान लो ये वृक्ष है, लेकिन उसकी जड़ें ऐसे 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 से बाहर निकली होती हैं। ऐसे जड़ें, मान लो ये आपका वृक्ष है, ठीक, लेकिन उसकी जड़ें क्या होती है, इससे बाहर निकली होती हैं। वो किस लिए निकली होती हैं, सांस लेने के लिए निकली होती हैं। तो क्यों निकली होती हैं, मतलब बताया मैंने, सांस लेने के लिए वो बाहर निकली होती हैं। कह रहा कि उस पौधे का नाम क्या है। उस पौधे का नाम क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। उस पौधे का नाम क्या रेगिस्तानी ओक है, मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष है, या कैक्टस है, या देवदार वृक्ष है। आप बताइए। उस वृक्ष का नाम मैंग्रोव वृक्ष होता है जो सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है और वो उसकी जड़ें पानी से बाहर निकली होती हैं। उसे क्या कहते हैं, मैंग्रोव या सुंदरी वृक्ष पाया कहते हैं, क्योंकि ये सुंदरबन डेल्टा के में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक क्या है, ये राजस्थान या जैसे गर्म रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। कैक्टस जो होता है ये, इसको हम लोग क्या नागफनी भी में भी बोलते हैं, और ये इसमें कांटे होते हैं, कांटे निकले होते हैं। इसको पानी की कम जरूरत होती है, ये रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं। देवदार वृक्ष एक काफी अच्छा वृक्ष होता है और इसको पानी की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बादलों के आपस में टकराने पर, जो बादल होता है, आप देखे होंगे कभी बारिश, इस समय बारिश का मौसम चल रहा ना, तो देखते हैं बादल क्या होते हैं, आपस में गड़गड़ाहट होती है ना, बहुत बादल गरज रहा है, क्यों गरजता है। तो बादलों में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश होता है उनका जो आपस में टकराव होता है, कह रहा है कि वो लाइटिंग करती है, चमकता तेज से ना, चमक पहले दिखती है और गरजने की आवाज बाद में। ये बात आप लोगों ने अनुभव किया होगा। जब बादल गरजता है पहले आपको लख ऐसे दिखाई दे देगा आसमान में, उसके बाद गड़ 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 की आवाज आएगी। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है। कोई पूछ रहा है कि बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है, बताइए। ऐसा इसलिए होता है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए ये दो बादल हैं आपके, ये 2 बादल है ना, एक बादल ये गया, एक बादल ये गया, ठीक है। इसमें धनात्मक मान लो पॉजिटिव चार्ज है, सब में क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर तेजी से बिजली गड़कती है, ठीक है, तेजी से ऐसे बिजली गड़कती है बहुत तेजी के साथ। तो
इसकी जो लाइटिंग होती है पहले आती है और उसके बाद क्या होता है, इसकी आवाज बाद में आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि पूछ रहा है कि आवाज शर्माती है। अरे भैया शर्माएगी क्यों, शर्माने की कोई बात ही नहीं है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है। बिल्कुल ये बात सही है। अभी बताते हैं कितनी तेज होती है। बिजली बादलों के उपयोग के ऊपर होती है। बिजली जो है बादलों के ऊपर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाज हवा में रुक जाती है, नहीं भाई। मेन मुद्दा है प्रकाश की जो गति है ध्वनि की गति से बहुत तेज होती है। कितनी तेज होती है आइए समझते हैं हम। जो प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की गति कितनी होती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। 3 लाख कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है किसकी चाल, ये प्रकाश की चाल होती है। ध्वनि की चाल इससे कितना ज्यादा मतलब पीछे होता है, ध्वनि की चाल से ये लगभग 8,70,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ज्यादा होती है प्रकाश की गति। समझ में आया? इससे ये ज्यादा होती है। कौन? ध्वनि जो होती है, ध्वनि की स्पीड से लगभग 87,000 किलोमीटर जो है 8,07,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उसकी ज्यादा होती है किसकी गति, प्रकाश की गति होती है। ठीक है, इस वजह से लाइट पहले चमकती है फिर बाद में आपको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा पहाड़ी रास्तों पर, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं, जैसे आप जब जाएंगे वहां पर, कहाँ आ जाइए, कभी आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां पहाड़ी आपको दिखाई पड़ेगा ना। पहाड़ी इलाकों रास्तों पर खाइयों को पार करने के लिए लोहे के मजबूत रस्सों से बनी ट्रॉली, आप जाएंगे जब पहाड़ी इलाकों में तो वहां देखेंगे लोहे के रस्से बने होते हैं। लोहे के रस्से मतलब रस्सी की होती है लेकिन लोहे का रस्सा बना होता है। कह रहा लोहे के कहाँ गया, लोहे के मजबूत रस्से से बनी ट्रॉली को खिसकाने के लिए किस सरल मशीन का उपयोग होता है भैया? इसके लिए आपको एक घिरनी, जिसे हम पुल्ली बोलते हैं, पुल्ली, ये पुल्ली का प्रयोग होता है। पेंच क्या होता है, कहते हैं पेंच फंसा दो किसी चीज में, जब कोई चीज अगर पकड़ने के लिए गया तो उसको पेंच फंसाया जाता है, उसके माध्यम ये माध्यम बनता है। झुका हुआ तल, ऐसा कोई नहीं। लीवर, लीवर क्या होता है, लीवर आई थिंक किसी चीज को उठाने के लिए होता है, लीवर उठाने के लिए बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत दिनों तक तेज बारिश ना होने के कारण जब नदियां कुएं सूख जाते हैं तथा फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, बताइए आप हमसे। जब नदियां तालाब सूख जाते हैं बहुत दिन, तो आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के जो आसपास कुआं तो होगा ही, अब तो मैक्सिमम कुएं सूख चुके हैं। पहले भी कुएं बहुत होते थे लेकिन तालाब आज भी हैं, सरकार भी उस पर काम कर रही है कि जैसे कि कुएं बनवाए जाए, हर चीज हो। तो देखते होंगे वो सूख जाते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा सूख जाता है। हम लोगों के समय क्या होता था, जब मैं छोटा था तो उसमें होता क्या था कि जब काफी ज्यादा बारिश होती, काफी दिन तक नहीं होती थी, तो लोग क्या कहते थे जैसे छप्पर होते हैं ना, उसको ओरौनी बोलते हैं, ओरौनी के नीचे लिपाई कर दो तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी। और एक गेम खेलते थे बच्चे, मैं तो कभी नहीं खेला हूं, सबके घर पे जा करके काल कलौटा खेलते थे। मतलब घर वाले पानी फेंकते थे उनके ऊपर, बच्चे उसी जमीन पर लेटते थे। मतलब ये कंडीशन होती जब होता था, तो उस स्थिति को हम सूखा कहते हैं, सूखा। ठीक है, जब पानी काफी दिनों तक नहीं बरसता है, जहां नदी, तालाब, आपका खेत की जमीन फटने लगे, दरारें आने लगे जमीनों में, तो उस स्थिति को पानी का स्तर, जल स्तर काफी नीचे चला जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। हमारी तो अभी जानकारी में सूखा नहीं आया है, लेकिन बताते हैं हमसे पहले आई थिंक 1972 या 73 में सूखा एक बार आया था, बहुत भयानक वाला। और बाढ़ किसे कहते हैं, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या ज्यादा बारिश हो जाए या जल स्तर बहुत ऊंचा हो जाए, जल स्तर बहुत ज्यादा हो जाए उसे बाढ़ कहते हैं। सुनामी में बार बार बताया हूं, एक बार नहीं कई बार बताया हूं, सुनामी और चक्रवात। आप लोग जाइए पिछली कक्षा में देखिए, मैं इस क्लास में आप लोगों को चक्रवात और सुनामी के बारे में नहीं बताऊंगा, 3 से 4 बार बता चुका हूं पुरानी कक्षा में। आइए देखते हैं। कह रहा केचुआ जो होता है, केचुआ जानते हैं ना, अब इसमें बारिश हो रही है, आप लोग जाएंगे देखेंगे केचुए का, लोग क्या करते थे मछली मारने के लिए, आज भी करते हैं लोग, मछली मारने के लिए क्या करते हैं, कटिया लेते हैं, कटिया में केचुआ को, जिंदा केचुआ, उसको ऐसे उसको टुकड़ा करते हैं और टुकड़ा करके उसी कटिया में उसको फंसाते हैं, कटिया में फंसा करके उसके बाद नदी में फेंकते हैं।
नदी या कहीं कोई तो तालाब हो, कुछ भी उसमें फेंकते हैं, तो जो मछली होती है उसको वो समझती है कि मेरा भोजन आया, उसको कटिया नहीं दिखता है, और जैसे ही वो अपना भोजन समझकर वहां जाती है खाने के लिए, तो उसके गले में क्या होता है, वो कटिया फंस जाती है। मतलब आप समझिए इंसान कितना बड़ा स्वार्थी है। एक अपने पेट भरने के दो जीव को हत्या करता है। पहले तो उस केचुए की निर्ममता के साथ उसका एकदम पूरा काट काट के उसको चारा बनाता है, फिर उस मछली को पकड़ने के लिए फिर उसमें करता है। ठीक है, इस प्रकार वो मतलब उस तो केचुआ जो होता है वही कह रहा है। और केचुआ क्या कहा जाता है, केचुए को किसानों का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? केचुआ जो होता है खास खेतों में पाया जाता है, मतलब जमीन के अंदर, तो उसका एक काम होता है, वो जो मिट्टी को खाता है उसके बाद ऊपर ला करके उसको उसका मल जो है मल के रूप में उसको बाहर निकालता है। तो क्या होती है कि जमीन के अंदर की जो उर्वरा शक्ति है वो अंदर से बाहर होती रहती है, अंदर से बाहर होती है। इस प्रकार जब उर्वरा शक्ति बार बार नीचे वाली उर्वरा शक्ति ऊपर आएगी तो क्या होगा, हमारा खेत बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगा, और जब उपजाऊ होगा तो फसल अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो फिर क्या होगा, किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए केचुए को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो मिट्टी को खाकर उसे उलट पुलट करते हैं और ऊपर भूरी बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। और कोई ऑप्शन इसमें देखने हैं? वे सुंदर दिखते हैं? नहीं भैया, सुंदर तो बहुत होते हैं लेकिन उनको काट देते हैं लोग। वही खेतों की रखवाली करते हैं? नहीं, इतने बड़े बलशाली नहीं है। आइए देखिए, अब दूसरा हमारा पार्ट स्टार्ट था। पार्ट 2 में मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी से लेकर अब हम बात करने चल रहे हैं। ह्यूमन बॉडी में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी फीमर, क्या कहते हैं, हमारे शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है। फीमर कहां पाई जाती है? फीमर जो होती है शरीर की सबसे मजबूत और सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, और वो जांग की हड्डी होती है। जो हमारा जंघा है ना, आपके शरीर में सबसे मोटी हड्डी आपको कहां दिख रही है? पेट और सीने में तो दिखेगी नहीं, हाथ तो पतला सा बेचारा होता है। ये जो जंघा होता है, जंघे की हड्डी को हम क्या कहते हैं? फीमर की हड्डी कहते हैं। अच्छा, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? अगर हम देखें तो सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपीस होती है। हड्डी क्या होती है? वो स्टेपीस होती है। स्टेपीस कहां पाई जाती है? ये कान की जो हड्डी होती है ना, कान की हड्डी, ये सबसे छोटी हड्डी होती है, और जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? मानव शरीर का दूसरा क्वेश्चन समझिए इसको। कह रहा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमारी जो आंखें हैं बहुत जरूरी हैं। अभी आप लोग बहुत छोटे हो तो फिर कोशिश किया करिए कि अच्छे से खाना खाइए करिए। मोबाइल जो है, टीवी उतना ही देखिए जितना आपको जरूरत हो, उससे ज्यादा मत देखो। गेम तो बिल्कुल मत खेलो, जितना हो सके जितनी जरूरत तुम्हें है उतना ही यूज करो, उससे ज्यादा यूज करो। और जब भी यूज करो तो फिर ये ब्लू रेज की जो होती हैं, ये ऐसे चश्मे का यूज करो। आप जो ब्लू रेज वाली चश्मे होते हैं इनका प्रयोग आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपकी उसकी जो रेज निकलती है वो आपकी आंखों तक नहीं जाएगी। ब्लू कट ग्लास रखते हैं। और कम रोशनी में भी साफ देखने के लिए भोजन में क्या शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर समझते हैं। कह रहा आंखों को स्वस्थ रखने के लिए, कम रोशनी में भी साफ देखने के लिए भोजन में क्या शामिल करना सबसे ज्यादा जरूरी है? बताइए, सबसे जरूरी क्या है? अगर हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, पोषक वाली चीजें खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, वो सब चीज खाएंगे तो हमारी आंख की रोशनी मेंटेन रहेगी, ज्यादा गड़बड़ नहीं होगी। ये सब चीजें तो क्या खाएंगे उसके लिए? हम गाजर खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, और पपीता खाएंगे। बस ये हमारा ऑप्शन रहा। केवल चावल खाएंगे, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसको जरूरत नहीं है। विटामिन ए की जिसमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते, गाजर हो गया इसमें विटामिन ए पाया जाता है, पत्ते हरीदार सब्जियां इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। चिप्स और समोसा बिल्कुल मत खाओ। पिज्जा और बर्गर, वाओ क्या ऑप्शन दिया है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कुत्ते अक्सर सड़कों पर अपनी जगह, इलाका, कहते हैं ना कुत्तों का इलाका होता है, शेर का तो पूरा कहते हैं, क्या कहते हैं, पूरा शहर होता है। तो तय करते हैं वो दूसरे कुत्तों की उपस्थिति का पता कैसे लगाते हैं? आप देखे होंगे, जिसे मान लीजिए एक गांव का कुत्ता, उसमें 10, 12, 15 कुत्ते रह रहे हैं। अगर उस गांव में दूसरा कुत्ता आ गया तो समझ लो उसकी खैर नहीं। इतना काटेंगे जब तक वो भाग नहीं, घायल नहीं हो जाएगा,
या उसको दो चार लोग लाठी या डंडे से मार कर नहीं हटाएंगे तब तक वो उससे लड़ता रहता है। तो वो कैसे पता लगाते हैं? क्या वो भौंकने की आवाज सुन करके? नहीं, वो भौंकने की आवाज से सुनकर नहीं पता लगाते हैं। कुत्ता जो होता है अपना जो सुसु होता है उसका, उस सुसु के द्वारा अपना टॉयलेट, जिसे कहते हैं टॉयलेट के द्वारा, उससे मूत्र के द्वारा वो अपने इलाके का पता करता है, वो डिसाइड करता है। कभी आप देखें उसको सूंघता है, उसको अगर पता है कि हाँ हमारे इलाके का ही अगर यहाँ पर बिरादरी जो उसका है यहाँ पर सुसु किया है, तभी वो वहां करेगा, वरना नहीं करेगा, सूंघ के हट जाएगा। ये तो किससे पता करते हैं? वो मूत्र और मल की गंध से उनको पता हो जाता है ये कहाँ का है, मूत्र और मल की गंध। उनके पैरों के निशान देखे, इतनी उनकी मानसिक क्षमता नहीं होती है कि वो समझ जाए किसका पैर है ये। उनके रंग को पहचान कर नहीं भाई, मूत्र और मल की गंध से वो पता करते हैं कि यहाँ पर हमारे इलाके का कुत्ता सुसु किया है या किसी और इलाके का आगे कुत्ता सुसु किया है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पहला क्वेश्चन, जब हम थका हुआ या सुस्त महसूस करते हैं तो हमें अचानक ऊर्जा इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ाते हैं। बिल्कुल बात सही है। ग्लूकोज भोजन के किस रूप का सबसे सरल हिस्सा है? आप देखते होंगे जब आप बीमार होते हैं, खासकर जब आपको दस्त होता है या आप जो है कोई ऐसा मतलब दस्त हुआ या आपको कॉलरा हो गया, कोई चीज ऐसे जब होता है तो क्या करता है, आप सीधा जाते हैं डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर आपको सबसे पहले कहते भैया इनको या तो ORS दो या फिर इन्हें ग्लूकोज चढ़ाओ। तो ग्लूकोज में क्या होता है, वही पूछता है कि किस चीज की कमी वो पूरा करते हैं। क्या वो प्रोटीन की कमी करते हैं? नहीं, प्रोटीन की कमी नहीं उस समय होती। उस समय आपके अंदर जो होता है कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, ऑक्सीजन, इन सब चीजों की कमी होती है। तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट और शर्करा दिया जाता है जो कि ग्लूकोज में होता है। तब हमारी बॉडी का जो है वसा इससे नहीं होता है, वसा शरीर में ऑलरेडी रहता है, खनिज लवण भी नहीं, वसा और प्रोटीन से क्षरण नहीं होता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शर्करा का होता है। तो इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए डॉक्टर हमें क्या देते हैं? ग्लूकोज चढ़ाते हैं। आई बात समझ में आ गई होगी ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आप बताइए हमको। कह रहा दिल की धड़कन और फेफड़ों की आवाज सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आप जब कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे, डॉक्टर साहब क्या करते हैं, आप कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है या फिर हमको बुखार है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं, झट से एक निकालते हैं, लगाए कान में, छुआ दिए आपको, उनको उसकी आपकी धड़कन धक 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 पता चल गई, आपकी जो हार्ट बीट है वो कितनी हो रही है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। जब मैं क्लास 7th में था तो हमारे एक साइंस सर थे, तो साइंस सर जो थे वो क्या करते थे, हम लोग से मॉडल बनवाते थे। उसमें हम लोग को CCA चल रहा था, तो CCA के अंतर्गत हम लोगों को बनाना पड़ता था। तो मैं उस समय बनाया था स्टेथोस्कोप को। क्या किया था, एक पाइप लिया, उसमें एक ऐसे वो लगा दिया, क्या बोलते हैं, किप, तेल नापने वाली किप्पी होती नहीं, फिर किप्पी को और उसके बाद उस पाइप को क्या टेप कर दिया, टेपिंग कर दिया। फिर क्या किया, उसके जो किप्पी का जो मुंह था चौड़ा साइड वाला, उस पर मैं एक गुब्बारा लगा दिया बढ़िया से, और जब गुब्बारे को ऐसे रखता था सीने पर, उसे कान में, तो मेरी जो दिल की धड़कन है वो धक 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 सुनाई पड़ती थी। समझ में आया? तो वही। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप वो चीज होता है, कोई भी आज सूक्ष्म चीज, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु, कुछ भी अगर आपको देखना हो माइक्रो, तो उसको बड़ा करके दिखाता है। क्या कहता है ये? सूक्ष्म जीवों या सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके दिखाता है। क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। अच्छा, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वो होता है, पेरिस्कोप का खास कर प्रयोग वहां होता है जैसे आप पनडुब्बियों में, इसका प्रयोग पनडुब्बियों में। तो क्या होता है, अंदर की चीजें, मतलब पानी के अंदर की चीजों, पानी के अंदर से बाहर की वस्तु को देखने के लिए, बाहर की वस्तु को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कठिन कठिन चीजें हैं, जो आपको हार्ड लग रही हैं, उनको मैं इसे लिख के बता देता हूं। प्रयोग देखने के लिए प्रयोग किया जाता है।
समझ में आया? मैं कठिन चीजों को लिख के इसलिए बता देता हूं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। अच्छा, एंडोस्कोप क्या होता है? एंडोस्कोप वो होता है आपके शरीर के अंदर पेट या जो कुछ भी होता है गड़बड़ी होता है उसको शरीर के अंदर की गड़बड़ी को देखने के लिए किया जाता है। अंदर की गड़बड़ी को देखने में प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप। आई बात समझ में? एंडोस्कोप, पेरिस्कोप, माइक्रोस्कोप और स्टेथोस्कोप, ये चारों स्कोप मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि सॉरी 11 पार्ट 3 पे आ गए हम ना, दैनिक जीवन में विज्ञान। कह रहा है कि कपड़े धोने वाले साबुन डिटर्जेंट को पानी में मिलाने पर पानी का पृष्ठीय तनाव सरफेस कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? आप लोग देखेंगे मम्मी को कपड़ा धुलते हुए ना, तो मम्मी जब कपड़ा धुलती हैं तो होता क्या है, कपड़ा धुलती हैं तो उस समय देखते होंगे, आप लोग भी धुलते होंगे ना, तो साबुन लगाते हैं मतलब डिटर्जेंट लगाते हैं, देखेंगे वो उसकी जो गंदगी थी वो खत्म हो गई। अच्छा, क्यों खत्म होती, कभी सोचा आपने? तो होता क्या है, जैसे कभी आप लोग लिए होंगे एक कोई ऐसा चीज लीजिए, मिट्टी लीजिए, मिट्टी को ऐसे हाथ में रखिए, उसको ऐसे दबाइए, जब तक तो उसकी क्षमता रहेगी इसमें रहने की, या पन्नी ले लीजिए आप, पन्नी में एक मिट्टी भर लीजिए, जब तक तो उसकी क्षमता रहेगी मिट्टी की तब तक तो रहेगा, उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 वो फट के बाहर निकल जाएगा। तो होता क्या है कह रहा, तो उसका जो कपड़े में आप है, कपड़े में जब साबुन लगाया जाता तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाता, मतलब वो फैलने लगता, मतलब पृष्ठीय तनाव कम, पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता तो मिट्टी जो होती है वो बाहर निकलने लगती है, और मिट्टी जब बाहर निकलने लगती है तो उस वजह से कपड़ा साफ हो जाता है। क्या कह रहा, कपड़ा गाढ़ा हो जाता है? नहीं, कह रहा पानी कपड़े के बारीक रेशों के अंदर तक जाकर गंदगी निकाल देता। बिल्कुल बात सही है ये। कपड़े सिकुड़ जाते हैं? नहीं, कपड़े नहीं सिकुड़ते, मिट्टियां जो है तो सिकुड़ती हैं और पानी बाहर निकल आती है, पानी का रंग बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, जंगलों में लगे पेड़ों पर को लगातार काटने से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है जिससे गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है? जंगल में हमारे पेड़ लगे हुए, जंगल में क्या हमारे घर के आसपास भी पेड़ लगे हैं, जब उन्हें हम काटेंगे तो क्या होगा, क्या बढ़ेगा? हमें देते क्या है जंगल, बताइए? पेड़ पौधे देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, हम ऑक्सीजन देते हैं। अभी लाइट कट गई थी, तो हम बात किस चीज पे कर रहे थे, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है जिससे गर्मी बढ़ती है, बताइए? पेड़ पौधे हमें देते क्या हैं? हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस चीज को अगर कोई चीज अब्जॉर्ब कर रहा है, जिस चीज को कोई चीज अब्जॉर्ब कर रहा है, अगर वो चीज, अगर आप वो चीज देखेंगे उसकी मात्रा कहीं जहां खपत है, खपत नहीं हो पा रही है, तो क्या होगा? जब कोई चीज मात्रा खपत नहीं होती है तो क्या, तो बढ़ती तो जाती है। तो ऑक्सीजन पेड़ पौधे हमें देते हैं, ऑक्सीजन को तो मानव, पशु पक्षी ये सब तो ले रहे हैं ना, जब ये ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो खपत हो गई, तो ऑक्सीजन तो होगा नहीं, अब बचता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं खाना बनाने के लिए। और अगर उन्हीं पेड़ पौधों को अगर मैंने काट दिया, मतलब पेड़ पौधों को अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन का मतलब कि अवशोषण कौन करेगा? ऑक्सीजन का अवशोषण ही नहीं होगा। जो ऑक्सीजन का अवशोषण नहीं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ही नहीं होगा, तो हमारे यहाँ क्या बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन से ओजोन से पेड़ पौधों को कोई लेना देना ही नहीं है। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक सुनिए। 13 क्वेश्चन कह रहा, पानी को कीटाणु रहित, जर्म्स फ्री करने के लिए घरेलू स्तर पर सबसे सुरक्षित और आसान वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? अगर आपको पता है कि हमारे यहाँ पानी में थोड़ा कुछ जर्म्स आते हैं, जीवाणु आते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनमें दवाई डालनी चाहिए? कोई भी चीज दवाई से पहली बात तो बचना चाहिए, ठीक? कोई भी दवाई, चाहे क्लोरीन हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए सबसे आसान और घरेलू तरीका क्या है? उसका सबसे आसान घरेलू तरीका क्या है? पानी को अच्छी तरह से उबाल दीजिए। जब आप पानी को अच्छी तरह से उबाल देंगे उसके सारे जीवाणु मर जाते हैं, ठीक है? पानी को कपड़े से छानना,
कपड़े के भी जर्म्स उसमें आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए नहीं करना चाहिए। पानी को धूप में रखना, धूप में रखेंगे तो वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। पानी में चीनी मिलाना, शुद्ध पानी में रहेगा तब उसमें चीनी आप मिलाएंगे ना। आइए फ्रेश वाटर में क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, यदि किसी लोहे के टुकड़े को खुले और नम मॉइस्ट वातावरण में छोड़ दिया जाए तो उस पर भूरे रंग की परत जम जाती है, इसे क्या कहते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आसपास चारों तरफ क्या है, लोहा ही लोहा है। उस लोहे में देखते होंगे आप क्या होता है कि भूरा भूरा सा कुछ लग जाता है, कहीं खुला जगह पे छोड़े हैं, किसी टेबल पे रखे हैं, जमीन पे फेंकी हुई कोई चीज है, लोहे पर क्या होता है, जंग लग जाता है ना। तो उस जंग पर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वही पूछ रहा है, मैंने उत्तर ही बता दिया। उस पर क्या लग जाता है, उस भूरे भूरे को क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं, जो भूरा भूरा सा होता है। और जब हम लोहे को पेंट कर देंगे तो क्या होगा, उस पर जंग नहीं लगेगा। आई बात सुनिए, पालिश होना नहीं भाई, वाष्पीकरण होना, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा तेल और पानी को, तेल और पानी को, क्या भाई क्या हो गया तेनू, कह रहा तेल और पानी को एक साथ मिलाने पर वे आपस में पूरी तरह क्यों नहीं घुलते, आप बताइए हमको। कभी आपने देखा होगा तेल जो होता है कभी पानी में नहीं घुलता है, उसके पीछे का रीजन क्या है? तेल पानी में से भारी होता है, ऐसी कोई बात नहीं, तेल पानी से हल्का होता है और दोनों के अणु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। मेन रीजन ये है कि दोनों के अणु जो हैं वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं करते, वो क्या होते हैं, आघूर्णनशील होते हैं। आघूर्णनशील का मतलब होता है कि दो चीज आपस में घुलते ना हो, उन्हें आघूर्णनशील कहते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारी हल्का से लेना देना कोई नहीं, दोनों के अणु जो होते हैं आपस में से एक मिक्सचर नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं। मेरा पानी बहुत गर्म होता है, नहीं भाई। तेल का रंग अलग होता है, रंग से कोई लेना देना नहीं। आप देखते हैं कोई भी रंग पानी में डालिए, पानी उसी रंग का रंग जाता है ना। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिले तो उसी के जैसा। अगला क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, सामाजिक परिवेश, सोशल सराउंडिंग। सोशल सराउंडिंग हमारा क्या कह रहा है, सोशल सराउंडिंग में अगर ध्यान दीजिए आप, सोशल सराउंडिंग हमारा कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का सही अनुपात क्या है? ये तो हर किसी को पता होना चाहिए कि हमारे तिरंगे में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो हमारा गौरव होता है, तो उसमें कितने रंग होते हैं, कितनी तीलियां होती हैं, कितना उसका अनुपात होता है। हमारे रंग कितना रंग होता है, 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग होता है। कितनी तीलियां होती हैं, अशोक चक्र में कितनी होती हैं, 24 तीलियां होती हैं। इसका अनुपात क्या होता है, 3:3 होता है, या मतलब 2 मीटर आपका, मान लीजिए ये चौड़ाई हो गया और 3 मीटर ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी लंबाई है। इस प्रकार हमारा तिरंगा 3 रंग में रंग जाता है भाई साहब। 3 रंग का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला। ये यहाँ पर हमारा जो है सर्कल हो जाए, 24 तीलियां हो जाती है हमारी, इस प्रकार तिरंगा बनता है हमारा। ठीक, 2:3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट कुछ लोगों का नहीं सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा तमिलनाडु में, कहां, तमिलनाडु में जनवरी के, अरे यार, तमिलनाडु में जनवरी के महीने में नई फसल कटने की खुशी में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? जब नई फसल कटती है उस समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कह रहा तमिलनाडु में जनवरी के महीने में नई फसल कटने की खुशी में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? तमिलनाडु में कौन सा त्योहार मनाया जाता है जब फसल कटती है? उस समय हमारे उनके यहाँ पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। ठीक, लोहड़ी कहाँ मनाया जाता है? लोहड़ी, लोहड़ी जो होता है ये मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम जो होता है वो केरल में मनाया जाता है। ये प्रकार, ये कई त्योहार हैं, इनको आप ध्यान दीजिएगा। पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ओणम केरल, लोहड़ी पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, ध्यान देखिए। कह रहा बिहार के वह प्रसिद्ध, यार ये बार बार यहाँ क्यों हो जा रहा है, हम समझ पा रहे हैं। कह रहा कि बिहार की वह प्रसिद्ध परंपरा, पारंपरिक चित्रकला, बिहार की वह प्रसिद्ध पारंपरिक चित्रकला ना, पेंटिंग
कौन सी है जिसमें चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है? आई बात समझ में? मतलब एक पेंटिंग बनाई जाती है, वो कहाँ की है? बिहार की है। वो चावल के पेस्ट और प्राकृतिक रंग, चावल का पेस्ट बना लिया था, पेस्ट में लुगदी जैसे होता है ना, मिला एकदम मसल दिया जाता है, उसमें फिर रंग मिलाया जाता है, उससे बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार आकर्षक चित्र बनाया जाता है। उस चित्र को क्या मतलब क्या नाम दिया जाता है उस चित्रकला? उस चित्रकला को मधुबनी कहा जाता है। बिहार की जो चित्रकला शैली है वो मधुबनी चित्रकला शैली बिहार की है। अच्छा, ये तंजौर कहाँ की है? तंजौर हमारी है तमिलनाडु की। आई बात समझ में? कहाँ की? तमिलनाडु की है। आई बात समझ में? वर्ली आर्ट कहाँ की? वर्ली आर्ट है महाराष्ट्र की। ठीक, महाराष्ट्र की। अभी मैं पिछली बार बताया था। और ये कलमकारी कहाँ की है? आई थिंक कलमकारी ये पड़ती है वहां की, क्या बोलते हैं एग्जैक्ट इसका हम लोकेशन आपको बताते हैं, थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है। ये आपकी कलमकारी जो है ये आंध्र प्रदेश की, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश की, सही मैंने मुझे याद था, आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कौन सी? कलमकारी आंध्र प्रदेश, तंजौर तमिलनाडु, वर्ली महाराष्ट्र। ठीक है ये। और मधुबनी कहाँ की? आपकी बिहार की। समझ में आया? अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग, ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए हमें बाजार जाते समय किस प्रकार की थैलों का उपयोग करना चाहिए? आइए बात समझाइए हमको। इस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हम कभी मार्केट जाते हैं ना, तो मार्केट में हमें अपने साथ एक थैला जरूर लेके जाना चाहिए। क्या होता है कि ये जो पन्नी होती है, पन्नी थैली प्लास्टिक की, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है, जल्दी से ये सड़ने गलने का नाम नहीं लेती है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि सब्जी लाने जाएं, कुछ सामान खरीदने जाएं तो क्या करें, एक थैला लेकर जाएं, उसमें हम सब्जी लेके तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करें, चमड़े के थैले ले जाएं? नहीं, चमड़े के थैले मत ले जाओ, जूट, सूती व कपड़े के थैले, ये क्या होते हैं, ये आपके बहुत ही जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे जूट का हो गया कपड़ा, सूती कपड़ा हो गया, या और कोई आपका रेशमी हो गया, इस प्रकार के कपड़े आप ले जाइए। नायलॉन के बिल्कुल मत ले, क्योंकि नायलॉन प्लास्टिक से ही बनता है। चमकीले कागज के थैले ये भी मत ले जाइए, मतलब कागज के ले जाकर कागज में आप ला नहीं पाएंगे कोई चीज, बट अगर आप जूट के, सूती के कपड़े के थैले ले जाएंगे तो इसमें आप सामान आसानी से ले पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? राजस्थान की पारंपरिक जल संचयन प्रणाली जिसमें जमीन के नीचे पक्का मकान बनाकर वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है, क्या कहलाती है? राजस्थान वालों के लिए इस बात को मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो वहां पानी की कमी है, लेकिन वो क्या करते हैं, उसका अच्छा खासा जुगाड़ कर लेते हैं। वहां के लोग क्या करते हैं, एक बड़ा बड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, ठीक है, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, पानी जिससे बरसात, वहां बारिश होती है थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद कहते हैं जब बारिश का मौसम चला जाता है, उसके बाद जिससे उसका पानी का सदुपयोग कर सके अच्छे से, उसको क्या कहते हैं, उसको वहां के लोग क्या कहते हैं, टाका या बावली कहते हैं। बिहार वहां के लोग, कुआं तो हम लोग यहाँ बोला जाता है, नहर तो हर जगह बोली जाती है, और बांध जो है बनाया जाता है, डैम बनाए जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, तन मन के साथ लग जाइए, एग्जाम पास है, लगे रहिए अच्छे से, और बाकी कोई समस्या होती है आप बताइए। आप लोगों को बैच में आप लोग इनरोल हो जाइए, वहां आप लोगों को अच्छे से सब कुछ विस्तार रूप से ये ईबीएस समझाया जा रहा है, चैप्टर वाइज पूरा उसका विद थ्योरी प्रैक्टिकल सहित दिखा के आपको समझाया जा रहा है, आप लोग उसका फायदा उठाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, थैंक यू।